students, welcome to Government Commerce College BCom Broadcast EAMM paper first. Topic perfect competition and subtopic equilibrium of the firm in the long period. दीर्घकाल में फर्म का साम्य। दीर्घकाल में फर्म का साम्य क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को अल्पकाल में यदि असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो दीर्घकाल में नई फर्में प्रवेश करती हैं तथा पुरानी फर्मों का विस्तार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा बढ़ने के कारण मूल्य पर दबाव पड़ता है तथा वे नीचे गिरने लग जाती हैं। मूल्यों के कम होने से फर्मों की सीमांत एवं औसत आगम कम होने लगती है, जिससे उसके असामान्य लाभ समाप्त होने लग जाते हैं और यह स्थिति उस समय तक चलती है जब तक सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमाने की स्थिति में न आ जाएं। दीर्घकाल में फर्म संतुलन की अवस्था में केवल सामान्य लाभ ही कमाती हुई होती है, जो कि दीर्घकाल में किसी फर्म के सामने ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि उसके साधन वेरिएबल है या फिक्स है। अर्थात दीर्घकाल में कोई भी फर्म अपने साधनों को वेरिएबल कर सकती है, अर्थात परिवर्तनशील साधन तो पहले ही परिवर्तनशील रहते हैं, लेकिन स्थायी साधन भी परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात आवश्यकता के अनुसार भूमि, भवन, कम लागत वाली पूंजी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और कारखाने या आवश्यक कोई प्लांट हो या फिर हमारे जो मार्केट रिसर्च होते हैं, अर्थात इनमें से कोई भी कार्य हो, आवश्यकतानुसार इन्हें समय पर पूरा किया जा सकता है या मांग के अनुसार इनमें खर्चा किया जा सकता है या इन साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल इतना लंबे समय होता है जिसमें परिवर्तनशील साधन तो पहले से ही परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन जो स्थायी साधन हैं उनको भी परिवर्तित करके नए साधनों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकाल में हमारा जो डायग्राम होता है वही एल टाइप में होता है, वाई ओ एक्स और ओ एक्स अक्ष। यहाँ पर एक पी से रेखा निकलती है जो ए आर बराबर एम आर को इंगित करती है और एक रेखा नीचे से आकर काटती है जिसको हम सीमांत लागत रेखा कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट लाइन बोलते हैं। ऐसे ही एवरेज लाइन जो होती है वो एमसी रेखा और AR/MR रेखा को बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काटता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर LAR = LMR = LMC = LHC, अर्थात लॉन्ग टर्म एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, अर्थात सभी आगम और लागतें एक समान होते हैं जिनमें किसी प्रकार का अंतर डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए फर्म को दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ये है, इसी के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य। तो उद्योग का साम्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फर्मों को मिलाकर एक उद्योग की स्थापना की जाती है या सभी फर्मों के समूह को एक उद्योग कहा जाता है और इसमें सभी फर्में जब संतुलन में आ जाती है तो उद्योग भी सामान्यतः संतुलन की पोजीशन में ही आ जाता है। अर्थात जब सभी फर्में सामान्य लाभ कमाती हुई होंगी तभी उद्योग भी सामान्य लाभ
प्राप्त करता हुआ होगा। एक वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सी प्रतियोगी फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। उद्योग का जानने के बाद हमें उद्योग के साम्य का अर्थ इस प्रकार से समझना है, जिसमें प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार एक उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय कहलाता है जबकि उसके विस्तार एवं संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी उद्योग का उत्पादन न तो घट रहा हो और न ही घट रहा हो, बल्कि स्थिर हो, तब उद्योग साम्य की स्थिति में होता है। उद्योग का कुल उत्पादन उस समय स्थिर रहता है जब उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल पूर्ति उसकी कुल मांग के बराबर होती है। अल्पकाल में उद्योग का साम्य। एक उद्योग अल्पकाल में साम्य की स्थिति में उस समय होता है जब अल्पकाल में उसका उत्पादन स्थिर हो जाता है तथा उसमें परिवर्तन की कोई शक्ति क्रियाशील नहीं हो सकती है। अर्थात उद्योग का उत्पादन सभी फर्मों के उत्पादन का योग होता है, क्योंकि उद्योग जो होता है वो फर्मों के समूह को मिलाने पर या समूह बनाने पर होता है। अतः यह स्थिर तब होता है जब अल्पकाल में फर्मों का उत्पादन स्थिर हो जाए। अल्पकाल में भी फर्मों का उत्पादन तब स्थिर होता है जब वे सभी फर्में अल्पकालीन साम्य की स्थिति में हों, और ऐसा तब होता है जब फर्मों की सीमांत लागत उनकी सीमांत आगम के बराबर होती है। अर्थात शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि अल्पकाल में उद्योग में लगी सभी फर्में साम्य की स्थिति में होती हैं, तब उद्योग भी अल्पकालीन साम्य की स्थिति में होता है। प्रोफेसर वाटसन ने बताया है कि एक उद्योग अल्पकाल में उस समय साम्य की स्थिति में होता है जबकि उद्योग का उत्पादन स्थिर हो जाता है। उत्पादन के विस्तार अथवा संकुचन के लिए कोई शक्ति और क्रियाशील नहीं रहती है। यदि सभी फर्में साम्य में हो तो उद्योग भी साम्य में ही रहता है। अल्पकालीन उद्योग के साम्य की स्थिति में अधिसामान्य लाभ अथवा हानि का सह अस्तित्व हो सकता है। उद्योग की सभी फर्मों को अल्पकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो तो यह उद्योग भी पूर्ण संतुलन की स्थिति में होता है, और जो ये एक संयोग भी होगा और उस समय उद्योग सामान्य लाभ या असामान्य लाभ असामान्य हानि की स्थिति हो सकती है। उद्योग में अल्पकालीन साम्य की स्थिति में उद्योग की अल्पकालीन कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर होती है। अतः यहाँ उद्योग की कुल मांग पूर्ति का विभिन्न प्रकार से आगे बताया जा रहा है। जैसे अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र। उद्योग का अल्पकालीन मांग वक्र बाजार में उस वस्तु के उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। यह वक्र यह बताता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता कितनी मात्राएं खरीदने को तैयार रहता है। यह मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, तो यह बताता है कि वस्तु का जैसे जैसे मूल्य गिरता जाता है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती चली जाती है। अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र। इसमें यह है कि उद्योग में लगी सभी फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न मूल्यों का पूर्ति वक्र उनकी सीमांत लागत की प्रकृति के अनुसार बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जो यह बताता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे उद्योग द्वारा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। परंतु अल्पकाल में समय अभाव के कारण यह वृद्धि केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उपलब्धता हो करके ही की जा सकती है, इससे अधिक इसमें नहीं की जा सकती है। उद्योग का दीर्घकालीन साम्य। उद्योग की दीर्घकालीन मांग एवं पूर्ति का अध्ययन इस प्रकार करते हैं कि दीर्घकाल में उद्योग
के अंतर्गत जो भी फर्में हानि में होती हैं वो अपना रिकवर कर लेती हैं और अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन करके और स्ट्रगल करके अपने लागतों को कम करती हैं और लाभों को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। और जो फर्में लाभ में होती हैं वो नई आने वाली फर्मों के उत्पादन के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने से उनको उत्पादन की मात्रा कम करनी होती है, अर्थात जो नई फर्में बाज़ार में आती हैं इससे उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और पुरानी आने वाली फर्में अपने आप में सुधार कर लेती हैं और जो लाभ वाली फर्में होती हैं वो उनके प्रभाव से उत्पादन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगती हैं, जिससे उत्पादन की पूर्ति नियंत्रित होती है। और हमारी जो साधन होते हैं उन साधनों को हम व्यवस्थित ढंग से तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे साधनों की लागतें भी कम होती है, तो हम अधिक मात्रा में लाभ कमाते हैं और दूसरी फर्में उसमें एंटर कर जाती हैं तो वो लाभ से प्रभावित होकर आती हैं। लेकिन जब मांग कम होती है और पूर्ति ज़्यादा होती है तो उसकी ये कीमतें कम होने लग जाती हैं और अगर कीमतें गिरती रहती हैं और कीमतें जब तक गिरेंगी जब तब तक कि उद्योग का मांग और पूर्ति के द्वारा एक संतुलन या साम्य स्थापित नहीं हो जाता है, अर्थात मांग रेखा और पूर्ति रेखा डी और एस दोनों जहां एक दूसरे को सामान्यतः आपस में क्रॉस करती है वहीं पर उद्योग का साम्य निर्धारित हो जाता है और यहाँ पर उसकी उद्योग के उत्पादन की मात्रा और उद्योग के उत्पादन की कीमत दोनों का निर्धारण किया जाता है और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर AR=MR होता है और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सीमांत रेखा नीचे से आकर AR=MR को काटती है और इसी पॉइंट पर ही AC रेखा एवरेज कॉस्ट लाइन भी इसी पॉइंट पर आकर के काटती है। तो यह उद्योग का साम्य इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है यह उद्योग का दीर्घ अल्पकालीन साम्य संतुलन स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर DD रेखा और SS रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इसी के ठीक सामने जहाँ पर DD रेखा और SS रेखा काटती है वहीं पर AR=MR होता है और इसी AR=MR के ऊपर MC रेखा नीचे से आकर काटती है और इसी रेखा को AC रेखा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ठीक सेंटर पॉइंट पर काटती है, जहाँ पर इसके उत्पादन की लागत और आगम दोनों बराबर हो जाती हैं। अब AC रेखा यदि ऊपर होगी तो हानि हो जाती है और AC रेखा AR से नीचे होती है तो लाभ हो जाता है। यहाँ पर हमें लाभ और हानि दोनों का समायोजन करते और आगे चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब मांग और पूर्ति दोनों का एक संतुलन बिंदु निर्धारित हो जाता है। इसी के साथ साथ इसका अगला छोटा सा बिंदु है जिसको बोलते हैं दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। यह था अल्पकाल में उद्योग का साम्य और अब साथ में आता है दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। एक उद्योग दीर्घकाल में उस समय साम्य की अवस्था में होता है जब उद्योग की दीर्घकालीन मांग एवं दीर्घकालीन पूर्ति दोनों समान हों। इस साम्य की स्थिति में उद्योग में उत्पादन स्थिर हो जाता है तथा उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा तब हो सकता है जब किस प्रकार की शर्तें पूरी होती हों। तो पहली शर्त है उद्योग में लगी हुई प्रत्येक फर्म साम्य की स्थिति में हो। ऐसा तब होगा जब फर्म को सीमांत आगम एवं सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर प्राप्त हों और इस साम्य की स्थिति में सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से आकर काटना चाहिए। दूसरी शर्त इसमें ये थी कि फर्मों की संख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात फर्मों की संख्या है वो सामान्यतः स्थिर रहनी चाहिए, न आए न जाए। ऐसा तब होगा जब उद्योग में लगी प्रत्येक फर्म केवल सामान्य लाभ ही कमा रही हो, क्योंकि यदि किसी फर्म को अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होता है तो नई फर्में प्रवेश करती हैं और उसके विपरीत यदि किसी फर्म को हानि होती है तो पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं या उद्योग छोड़ के चली जाती हैं। अतः साम्य बिंदु पर प्रत्येक फर्म की दीर्घकालीन सीमांत लागत फर्म की दीर्घकालीन सीमांत आगम के बराबर हो तथा यह औसत लागत के भी बराबर हो, अर्थात
LMC इक्वल टू LMR इक्वल टू LAR इक्वल टू LAC, अर्थात लार्ज लॉन्ग टर्म मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट की स्थिति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम दीर्घकाल में भी किसी उद्योग का साम्य समझ सकते हैं और बता सकते हैं। ये हमारा दीर्घकाल में उद्योग का साम्य है। इसे एक रेखा चित्र से ये है दीर्घकाल में किसी उद्योग का साम्य, जहाँ पर डिमांड रेखा और सप्लाई रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, और जहाँ से डिमांड रेखा काट रही है वहीं पर दीर्घकाल में उद्योग का संतुलन बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ई डिसाइड किया जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो AR बराबर MR है, इसको एक रेखा नीचे से आकर काटती है, इसको बोलते हैं MC रेखा, और एक रेखा इसके ऊपर AR और MR के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे काट रही है, इसको AC रेखा बोलते हैं। तो ये जहाँ पोजीशन होती है वहाँ पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC, ये पोजीशन संतुलन बिंदु को दर्शाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति होती है, और अल्पकाल में फर्म सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या असामान्य हानि की स्थिति में भी हो सकती है। और उद्योग भी दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त करता है, और अल्पकाल में यदि सभी फर्में सामान्य लाभ में होंगी तो उद्योग भी सामान्य लाभ में होगा। सभी फर्में असामान्य हानि में होंगी तो उद्योग भी असामान्य हानि में रहेगा, और यदि सभी फर्में असामान्य लाभ में रहती हैं अल्पकाल में, तो उद्योग भी अल्पकाल में असामान्य लाभ की स्थिति में आ जाता है।